नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात देहरादून की करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर शुक्रवार को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में कुल 16 प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसमें उच्च शिक्षा के प्रस्ताव को छोड़कर सभी प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि कुंभ, सिंचाई, गृह विभाग, समाज कल्याण, पर्यटन विभाग में तकनीकी पदों की भर्ती को स्वीकृति मिली है। साथ ही स्वीकृति शिक्षा विभाग के 4 फैसले के लिए किए गए हैं। वहीं अल्मोड़ा में विकासखंड चौखुटिया में केंद्रीय विद्यालय के लिए 26 हेक्टेयर जमीन निःशुल्क दी गई और SC/ST वर्ग के 22,096 छात्र को छात्रवृत्ति देने के लिए 3 करोड़ 89 लाख के लगभग पैसा राज्य सरकार ने स्वीकृत किया। और साथ ही पर्यटन विभाग, आपको बता दें कि विकास परिषद में 6 तकनीकी पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही कई प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया है। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल और राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। 16 में से एक को जो उच्च शिक्षा था स्थगित किया गया है, बाकी सबको स्वीकृत किया गया है। उसमें कुंभ मेले से लगाकर सिंचाई विभाग, गृह विभाग, समाज कल्याण की जो हमारी SC की बची हुई छात्रवृत्ति थी छात्रों की या OBC की थी, उसको जारी करने का निर्णय लिया गया है। पर्यटन विभाग में 6 तकनीकी पदों को स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग में बजट सलाहकार के पद की स्वीकृति दी गई है। औषधि नियंत्रण सेवा नियमावली का निर्माण किया गया है। नियोजन विभाग में जो हमारे विभाग काम करते थे, उनमें से 2 विभागों को हटाकर बाकी सब विभागों में RES की पावर काम। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आज कांग्रेस कार्यालय में नैनीताल जिले के प्रभारी विजय सारस्वत रामनगर पहुंचे, जहां कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रणजीत सिंह रावत और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिले के प्रभारी सारस्वत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य के प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के निर्देशन पर हम अपने बूथों को मजबूत कर रहे हैं और नए तरीके से बूथों का गठन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रही है और बीजेपी के दुष्प्रचार का कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती के साथ जवाब दे रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान सारस्वत ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी पूरे चुनावी माहौल में है और सभी कार्यकर्ताओं को हम मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। चुनावी वर्ष भी है, पूरे प्रदेश में जितने हमारे बूथ हैं वहाँ पर हम कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे, उनकी सूची बनाएंगे, ब्लॉक इकाइयों को संगठित करेंगे, जिला इकाइयों को संगठित करेंगे, पदाधिकारी जो एक्टिव नहीं हैं उनको हटाएंगे, नए बनाएंगे और चुनाव में जाएंगे। निश्चित रूप से फिर पार्टी यहाँ पर अब सत्ता में वापसी करेगी, उसके लिए हमारे प्रयास। देहरादून में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने प्रेस वार्ता की है और बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी ने शिक्षा सभा का गठन किया है, जिसमें इस सभा के सभी सदस्य उत्तराखंड में शिक्षा की हालत को लेकर साथ ही उस पर अध्ययन करके पार्टी को अवगत करवाएंगे। साथ ही बताया कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों के सैकड़ों पद रिक्त हैं और गेस्ट फैकल्टी के शिक्षकों से ही काम चलाया जा रहा है और साथ ही शिक्षा के मुद्दे पर सरकार पर जमकर यहां पर निशाना भी साधा। आज समाजवादी पार्टी उत्तराखंड ने समाजवादी पार्टी समाजवादी शिक्षक सभा जो है उसका गठन किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जो शिक्षक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रोफेसर VP पांडे, वाइस चांसलर भी रहे हैं वो, और उन्होंने डॉक्टर HP यादव को राष्ट्रीय सचिव बनाया है और शंकर लाल कटियार को प्रदेश अध्यक्ष यहाँ का बनाया है। इसी बीच बड़ी खबर मंगलौर से सामने आ रही है, जहां पर कई संगठनों के किसान देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। बताया जा रहा है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में राजभवन का ये सभी किसान घेराव करने वाले हैं। किसानों को रोकने के लिए अमानतगढ़ में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि किसानों की चेतावनी के बाद ये सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मंगलौर से,
जहां पर लगातार देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कई संगठनों के किसान अब यहां पर देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर नए कृषि कानूनों के विरोध में ये सभी किसान राजभवन का घेराव करने वाले हैं। आपको बता दूं कि किसानों को रोकने के लिए अमानतगढ़ में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं मंगलौर से, जहां पर कई किसानों यहां पर देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। उत्तराखंड के जिला पंचायत क्षेत्र शेरपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने 38 योजनाओं का शिलान्यास किया है, जहां योजनाओं में पानी, बिजली और सड़क जैसी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो 1 साल में जिला पंचायत देहरादून ने पूरी की हैं। वहीं इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने कहा कि कोरोना काल के बाद ये अपने आप में जिला पंचायत देहरादून ने विकास को एक दिशा दी है। साथ ही कहा कि जिला पंचायत क्षेत्र शेरपुर में मुझे इन योजनाओं के उद्घाटन अवसर पर बड़ा हर्ष हो रहा है। मैं चाहती हूं कि जिला पंचायत देहरादून के सभी पंचायत क्षेत्रों में तेजी से विकास हो और विकास को एक नई धार मिले। ये मैं अकेला खुद ही नहीं, हमारी पूरी टीम इसमें है और सभी मिलजुल के हम क्षेत्र के विकास के लिए हैं और हम एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से ही क्षेत्र में काम करते हैं। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि जिला पंचायत का काम अलग हो रहा है, क्षेत्र पंचायत का काम अलग हो रहा है, प्रधान जी हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन बना के काम करते हैं कि हमारा मकसद मेन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योजनाओं का लाभ मिले और सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका धरातल पर मिले और अच्छे से इम्प्लीमेंट्स हो और लोगों को उसका, आम जनमानस को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। जिला पंचायत का 1 साल का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हुआ है और आज 18 शेरपुर जो हमारा जिला पंचायत क्षेत्र है उसमें लगभग हम लोगों ने 1 साल के अंदर 38 योजनाएं हम लोगों ने दी है और उन सभी का आज हम लोगों ने शिलान्यास करा है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो जिला पंचायत क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य है राजेश बलूनी जी, वो अपने क्षेत्र में हमेशा जो है तत्पर रहते हैं और इन सभी शिलान्यास का हम लोगों ने जिनका क्या है उसमें हर तरह की योजना है, चाहे पानी से संबंधित हो, हैंडपम्प हम लोगों ने लगवाए हैं, बहुत सारी जगह लाइटें हम लोगों ने लगवाई है और बहुत सारी जगह सड़कें हम लोगों ने बनवाई है। इस तरह के कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर हरिद्वार के साधु संत की बैठक उछाली आश्रम में शुरू हुई है, जिसमें सभी साधु संतों ने अपने अपने विचार रखे और राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग प्रदान किया है। वहीं बाबा हठयोगी ने कहा है कि हरिद्वार में साधु संतों का राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा सहयोग रहा है और जो आज राम मंदिर निर्माण को लेकर बैठक हुई है उसके अंदर सभी साधु संतों का उत्साह देखने को मिला है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए कभी भी इतना उत्साह और उमंग नहीं देखा होगा जो इस बैठक में मुझे दिखा है। जाते जरूर थे, हर काम के लिए पैसे देते थे, लेकिन वो एक मन में सोच के देना पड़ता था जबरदस्ती, और वो भी हुई। लेकिन जो उत्साह और उमंग भगवान मंदिर के निर्माण के कार्य के लिए दान देने में जो लग रहा है, दे रहे हैं, एक ये अद्वितीय है, मतलब अकल्पनीय है। हमारे हरिद्वार के क्षेत्र से जो विश्व में प्रसिद्ध है, एक बहुत बड़ी राशि के रूप में भगवान के मंदिर के निर्माण में लगेगा। राम जन्मभूमि निर्माण हेतु संतों ने पहले भी कहा था कि हम कुछ सहयोग करेंगे, तो आज एक छोटी रूप में बैठक करके सभी ने अपना अपना सहयोग जितना कर सकते थे उन्होंने राम जन्मभूमि हेतु सहयोग किया है। उन्होंने हम लोगों के लिए सुविधा में ये कहा है कि हम आपको जो लाइन में लग के कार्ड बनवाना पड़ता है वो लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा और आपके लिए एक हरिद्वार में एक केबिन बनवा देंगे कि आपको यहीं कार्ड बन जाए और आपका तत्काल इलाज शुरू हो जाए। वहाँ पर साधु संतों को एक विशेष करिए, कई बार हमने देखा
एम्स में जाकर 4-4 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद भी हमारा कार्ड नहीं बना। साधु समाज की सेवा के लिए हमारे निर्देशक महोदय ने ऐसी व्यवस्था करवाई है। अब एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन काउंटर की सुविधा हमारे देश के संत महात्माओं के लिए और जितने भी ऐसे धर्म अधिकारी हैं उनके लिए की गई है। संत महात्माओं की सेवा के लिए एक रजिस्ट्रेशन काउंटर एम्स ऋषिकेश का हम हरिद्वार में भी शुरू कर रहे हैं और वो रजिस्ट्रेशन काउंटर महाकुंभ के बाद भी रहेगा, ताकि जो संत महात्मा हैं यहीं से अपना रजिस्ट्रेशन करा के एम्स में आएं और इन्हें लंबी कतारों में ना लगना पड़े। टिहरी में उत्तराखंड क्रांति दल ने नरेंद्र नगर के रामलीला मैदान में जनसभा आयोजित कर बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही दोनों पार्टियों पर प्रदेश को बारी बारी लूटने का आरोप भी लगाया। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हुई हैं और सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, जिसके चलते उत्तराखंड क्रांति दल ने नगर के मुख्य मार्गों पर जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। साथ ही बेरोजगारी, विकास और पलायन के मुद्दों पर सरकार को यहां पर घेरा है। आज हमने नगर में जो ये धरना प्रदर्शन किया है, ये इसका सीधा सीधा जो कमियां दिख रही है वो राज्य सरकार की दिखती है। राज्य सरकार हर चीज़ से विफल है, चाहे कानून व्यवस्था से हो, चाहे रोजगार की व्यवस्था से हो, तमाम चीज़ों में जो विफल हो रही है। इस कारण से आज जो है ना तमाम लोगों ने बीजेपी छोड़ जो है यूकेडी में जो संस्था लेनी शुरू की और तमाम मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से संस्था अभियान हमारा चल रहा है, दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो मुझे विश्वास है कि 2022 जो है निश्चित उत्तराखंड क्रांति दल के लिए ये शुभ संकेत लेके आएंगी। उत्तराखंड के अंदर भाजपा ने जो 50,000 लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, अभी तक यहाँ पर रोजगार नहीं है। 3,000 स्कूल बंद कर दिए, तो बच्चों के रोजगारों पर बाहर के लोगों को डाका डलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए हम जनता को समझा रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां दोनों, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अगर भर्ती करते हैं तो भाई भतीजावाद करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, बेईमानी करते हैं। उसका नतीजा है कि राज्य के अंदर नौजवानों की उपेक्षा हुई है। ये बात हम इनको समझा रहे हैं, गाँव तक लोगों को समझ में आ रहा है और 22 में उत्तराखंड क्रांति दल के साथ लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि 22 में क्षेत्रीय दल की सरकार बनेगी। काशीपुर में केंद्र सरकार के पारित किए गए कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए किसान नेताओं के आह्वान पर गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में प्रस्तावित परेड में शामिल होने के लिए क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया है। वहीं क्षेत्र के कई किसान काशीपुर में मुरादाबाद रोड पर स्थित नवीन अनाज मंडी परिसर में एकत्रित हुए, जहां से वे ट्रैक्टर ट्रॉलियों और अपने निजी वाहनों पर तिरंगा झंडा लगाकर अलीगंज रोड के रास्ते दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। इस दौरान उत्तराखंड बॉर्डर पर यूपी पुलिस ने किसानों को किसी भी तरह से नहीं रोका। साथ ही दिल्ली के लिए कूच कर रहे किसान अपने साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रहने और खाने का सामान भी लेकर रवाना हुए हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा ने कहा कि पूरे जिले से 1000 ट्रैक्टर और 10,000 किसानों के पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। काशीपुर क्षेत्र से 500 ट्रैक्टर और 3,000 किसान दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। ऐसा है, पूरे उधम सिंह नगर जिले से हमारा जो लक्ष्य है वो 1000 ट्रैक्टर और 10,000 किसानों का है। काशीपुर एरिया से 500 ट्रैक्टर और 3,000 से ऊपर किसान दिल्ली के लिए रवाना हो गया है 26 जनवरी की परेड में शामिल होने के लिए। गदरपुर में विद्युत विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों ने मजराशिला बिजली घर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य ने जेई और लाइनमैन के साथ मारपीट कर बंधक बना लिया था, जिस पर 6 दिन के बाद भी यहां पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज कर्मचारियों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने की यहां पर मांग की है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। बताया जा रहा है कि 16 जनवरी को गदरपुर के पत्थरकुई गांव में छापेमारी करने पहुंची विद्युत विभाग की टीम ने पूर्व क्षेत्र पंचायत के घर रंगे हाथ बिजली चोरी करते हुए देखकर कार्रवाई की बात की थी, जिस पर पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य और परिवार ने जेई विद्यासागर पाठक और लाइनमैन सत्येंद्र कुमार के साथ मारपीट कर बंधक बना लिया था, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेई और लाइनमैन को बंद कमरे से छुड़वाया था। तो क्षेत्र में गए, उन्होंने बिजली चोरी पकड़ी और बिजली चोरी पकड़ने के बाद जब वहाँ के लोग जिनके घर में बिजली चोरी पकड़ी गई वो आए, उन्होंने सपरिवार महिलाओं को समेत
आकर के हमारे साथियों को बंधक बनाया, उनके कपड़े फाड़े, उनके साथ मारपीट की और उनको वहां से भगा दिया। तो हमारा ये आंदोलन की जरूरत इसलिए पड़ेगी जो हमने उसी दिन FIR कराई है, जो प्राथमिकी हमने गदरपुर थाने में कराई है। जिन 6 लोगों की नामजद रिपोर्ट हमने की है, उन 6 लोगों को अरेस्ट किया जाए। रणबद्ध आंदोलन है, इसको हम आंदोलन न करके हम खाली विरोध प्रदर्शन कह रहे हैं। और अब बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि लक्सर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते पुलिस लगातार अभियान चला रही है। वहीं पुलिस ने चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता यहां पर हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवारों को रुकने का यहां पर इशारा किया था, जहां पर पुलिस को देख दोनों बाइक सवार युवक भागने लगे। वहीं पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने मौके से चोरी की बाइक भी बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। तो आपको बता दें कि पुलिस ने यहां पर बड़ी सफलता यहां पर हासिल की है। लगातार लक्सर में चोरों के हौसले बुलंद हो रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर 2 चोरों को पकड़ने में पुलिस ने यहां पर बड़ी सफलता हासिल की है। कुछ दिन पूर्व बसेड़ी जो पीठ बाजार लगता है, वहां से एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिस संबंध में सुभाष चंद्र है उनके द्वारा तहरीर दी गई थी और जिस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तो हमारे जो प्रभारी चौकी प्रभारी हैं अशोक कश्यप जी, उनकी टीम के द्वारा रोशनी और ब्रिज के ऊपर दिनांक 21 तारीख को अभियुक्त जो हैं, तो अभियुक्त अंकित पुत्र राजेंद्र, परमित पुत्र मुकेश, इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। उनको जेल भेजा जा रहा है। उक्त संबंध में अभियुक्त गुणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत और धारा की बढ़ोतरी कर मान्य न्यायालय पेश किया जा रहा है। मंगलौर में कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन तोमर के गुट ने ट्रैक्टर रैली निकाली है। आपको बता दें कि मंडावली से नारसन बॉर्डर तक भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि बिल का विरोध किया है। साथ ही नारसन बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को यहां पर रोक लिया था, जिसके चलते पुलिस और किसानों के बीच नोकझोंक हो गई। वहीं मंगलौर सीओ अभय सिंह ने किसानों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने नारसन बॉर्डर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल को ज्ञापन सौंपा और साथ ही ट्रैक्टर रैली का समापन किया गया। वहीं इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिलाध्यक्ष विकेश बालियान ने कहा है कि तीनों कृषि कानून किसान विरोधी हैं। सरकार इन तीनों कानूनों को जल्द वापस ले। भाई पत्रकार बंधु सबको पता, आज के टाइम में कम से कम 60वें दिन में धरना प्रवेश कर गया दिल्ली और पुलिस प्रशासन अपनी तानाशाही अपनी मनमानी कर रहा है। देखो यहाँ बॉर्डर पर भी हमारे साथ किस तरह धक्का मुक्की हुई, लेकिन हम हटने के नहीं। और कृषि काले कानून का विरोध पूरे जोर से विरोध हो। जो हमारे भाई वहाँ बैठे उन्होंने वहाँ से ऐलान कर दिया कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। तो हम भी दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन हमें कैसे रोक रहा ये आपने देख लिया। इसी मांग को लेकर था कि वो विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं और अपनी बात को मुखर करना चाहते हैं। उसी के संबंध में उनसे लिखित में ज्ञापन ले लिया गया है और उन्हें यहीं पर रोक करके उनके विचारों को व्यक्त करने का एक उन्हें मौका दिया गया है। तो यहीं उनके द्वारा अपनी बातें रखी गई और ज्ञापन सौंपा गया। देखिए, सभी किसान संगठनों से लगातार प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा वार्ता की जा रही है और उनकी जो भी प्रदर्शन है उनको शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखने के लिए उनसे वार्ता कर। वहीं बात करेंगे अब लक्सर की, जहां पर कच्ची शराब का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। आपको बता दें कि दिन दहाड़े नशे का कारोबार यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि लक्सर गांव की दर्जनों महिलाएं लक्सर कोतवाली पहुंची, जहां उन्होंने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर जमकर हंगामा काटा। साथ ही पुलिस पर कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए। वहीं महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से नशे का कारोबार फल फूल रहा है। साथ ही कच्ची शराब और चरस मैग जैसे नशीले पदार्थ धड़ल्ले से बिक रहे हैं, लेकिन पुलिस मामले को लेकर कोई कार्रवाई यहां पर नहीं कर रही। वहीं महिलाओं के हंगामे के बाद कोतवाल प्रदीप चौहान ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही महिलाओं ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। शिकायत लेकर आए हैं कि हमारे गांव में भांग, सट्टा, दारू बहुत बड़ा खराब काम हो रहा है और महिला हम चली जा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दारू वालों के बुलंद हो रहे हौसले, हम धमकी देते हैं अगर हम रोड मारन जामो तो हम कहें कि तुम 5-7 महिलाओं को मार कर हम जेल काट सकते हैं। पुलिस में आए हो, पुलिस खास कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं मार चटाऊ कर दा, पहले फोन कर दा, फिर दारू
ठालामा बाद में बिकते नहीं दारू, उसके बाद में फिर घंटे बाद में दारू बिकने लगा। उनकी सेटिंग है, चेतक वाले बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए लक्सर से हमारे संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, महिलाओं ने यहाँ पर नशे के खिलाफ प्रदर्शन किया है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी अफरीन जी, बताना चाहूंगा लक्सर क्षेत्र की दर्जनों महिलाएं आज लक्सर कोतवाली पहुंची और नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा काटा। घंटों चले हंगामे के बाद इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन एक चौंकाने वाला मामला आया है। उसमें महिलाओं ने पुलिस पर ही नशे के सौदागरों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस की मिलीभगत के चलते जगह जगह कच्ची शराब, चरस, अफीम का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जो महिला द्वारा बयान बेहद ही चौंकाने वाला है। जी गोविंद, महिलाओं ने आरोप भी लगाया पुलिस पर कि कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं करी जा रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि क्षेत्र में नशे का कारोबार चरम सीमा पर है। न जाने इस मीठे जहर से कितने लोग अब तक अकाल मौत में समा चुके हैं। आए दिन कोतवाली में ऐसे मामलों में कई बार कार्रवाई भी हुई, लेकिन नशे के सौदागरों के पीछे किन किन बड़े तस्करों का हाथ हो सकता है और पुलिस ऐसे नशे के सौदागरों के खिलाफ कब कार्रवाई कर सलाखों के पीछे डालती है, यह कहना बड़ा मुश्किल होगा। जी गोविंद, लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत भी हो रही है, लगातार प्रशासन की तरफ से कई अभियान भी चलाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं कुछ हुआ जिसके चलते इन महिलाओं को यहाँ पर हंगामा करना पड़ गया? देखिए जी बताना चाहूंगा अफरीन जी, लगातार नशे के खिलाफ लक्सर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है और जैसा कि मैंने बताया कि इस नशे के जो सौदागर हैं उनके पीछे किन किन बड़े सौदागरों का हाथ हो सकता है। पुलिस इन सौदागरों के कब सलाखों के पीछे डालती है, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। जी अभी पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इसको लेकर नशे के खिलाफ? लगातार पुलिस जो है अपने क्षेत्र में कम्बिन भी कर रही है, लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है और लगातार जो अभियान तेज भी किया हुआ है और पुलिस हाल फिलहाल जो नशे के सौदागरों पर लगातार शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। जी अफरीन, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद तमाम जानकारी के लिए। वहीं लक्सर में इन दिनों चाइनीज मांझा खुलेआम दुकानों पर बिक रहा है। वहीं प्रशासन की तरफ से इस मांझे पर पूरी तरह से रोक लगी हुई है, जिसके चलते लक्सर ओवरब्रिज पुल पर बाइक से गुजर रहे एक युवक की चाइनीज मांझे की चपेट में आने से गर्दन कट गई। आपको बता दें कि आनन फानन में स्थानीय लोग युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं डॉक्टर का कहना है कि मांझे से गर्दन पर गहरा निशान है। फिलहाल युवक का इलाज कर दिया गया है। अभी मैं अपने गांव ढाटे के पापा जी के साथ में आया था लक्सर में, तो जैसे बालवाड़ी किराए के पास में पहुंचा तो कोई पतंग उड़ा रहा था, तो उससे चाइनीज मांझा ऐसा गर्दन कट गई मेरी और वो तो इसकी वजह से बच गया कि मैंने ऊपर तक की हुई थी, उंगली में भी लगी हुई है चोट और देखो क्या हाल होता है। तो मांझा इस टाइप चला काटता चला गया कम से कम काफी दूर तक, ये पूरा का पूरा, और इससे अगर थोड़ा सा और घुस जाता यूँ बहुत पुरानी हो सकता, ब्लीडिंग जा सकता था इसका सारा का सारा, और हो सकता था इसका कुछ और ना हो जाता। बड़ी मुश्किल से इसकी जो है मेरे पास भाग करके आया और अपने उपचार के लिए इसने मुझे कहा, तब मैंने इसका उपचार किया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए लक्सर से हमारे संवाददाता गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, प्रशासन की तरफ से चाइनीज मांझे पर रोक है, तो किस तरह से धड़ल्ले से यहाँ पर चाइनीज मांझा बिक रहा है? अफरीन जी, बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बसंत पंचमी का जो त्योहार आने वाला है, तो उसी तरह से जो पतंग के जो कारोबारी हैं उन्होंने भी चाइनीज मांझे की जो है एक तरीके से स्टॉक कर दिया, जबकि प्रशासन की तरफ से इस पूरे मांझे के खिलाफ, पूरे मांझे के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है, जगह जगह जो छापेमारी भी की जाती है, लेकिन फिर भी जो लक्सर क्षेत्र में इन दिनों चाइनीज मांझा जो धड़ल्ले से बिक रहा है, जिसमें एक युवक उस ओवरब्रिज पुल के ऊपर उसकी चपेट में आ गया, जिससे युवक की गर्दन कट गई। राहगीर लोगों ने उसे अस्पताल भिजवाया, जिसकी हालत अभी सही बनी हुई है। जी, क्या इस युवक ने इस मामले में कोई कार्रवाई को लेकर कोई तहरीर दी है पुलिस में? क्योंकि मांझे पर तो रोक है, तो किस तरह से ये मांझा बिक रहा है जिसके चलते उसकी गर्दन कट गई है? जी अफरीन जी, बताना चाहूंगा यह युवक जो है 23 वर्षीय युवक जो है लक्सर कोतवाली क्षेत्र के ढाडे की ढाना गांव के रहने वाला था। यह
किसी काम से ले जो लक्सर आ रहा था, ओवरब्रिज के पुल के ऊपर ये हादसा हुआ। उसके बाद उसने मेडिकल उपचार कराने के बाद एक पुलिस को लिखित तहरीर भी दी है, जिसमें साफ तौर से लिखा गया है कि इस पूरे मांझे के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे और ऐसे मांझे के ऊपर जो प्रतिबंध लगाने की कृपा करें। जी, तो जब ये तहरीर हो चुकी है तो पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है इसके खिलाफ? देखिए अफरीन जी, बताना चाहूंगा अभी हाल फिलहाल जो है इस तरह की कोई पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि चाइनीज मांझा प्रतिबंध होने के बाद भी बाजारों में अब भी धड़ल्ले से बिक रहा है। पुलिस की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। जी, तो गोविंद, साफ तौर पर यहाँ पर पुलिस की लापरवाही देखी जा रही है। क्या यहाँ पर बड़ा हादसा होने का इंतजार किया जा रहा है? जी अफरीन जी, बताना चाहूंगा जिस तरह से आज ये हादसा हुआ, इससे पहले भी कई हादसे ओवरब्रिज पुल के ऊपर हो चुके हैं, क्योंकि ओवरब्रिज पुल की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण अक्सर कर लोग इसकी राह में आ जाते हैं और चाइनीज मांझे से ये हादसा हो जाता है। तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि पुलिस किसी बड़े हादसा होने के इंतजार में है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच।